एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। हम ऑन पेज एसईओ को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करके आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ आखिर होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस को, इसके बेनिफिट्स को जानते हैं और अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। ऑन पेज एसईओ एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को करके हम अपनी वेबसाइट जो है उस वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्च इंजन के अंदर उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो विजिबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप नहीं जानते कि एसईओ क्या है तो उसके लिए ऊपर आपको आई बटन में हमारा एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया कि एसईओ होता क्या है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ऑन पेज एसईओ को करने के लिए भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, और जो आपके पास वेबसाइट है उस वेबसाइट में कंटेंट होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ में एक चेकलिस्ट है जिसके थ्रू आप अपने ऑन पेज एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें मैं बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए जिसको करके आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे एक डिटेल्ड ब्लॉग डाल रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कुछ जो चेकलिस्ट है ये यहाँ बता रखा है कि आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कि जो भी आप कंटेंट डालते हैं आपको सबसे पहले कंटेंट की डालने से पहले कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपको फोकस अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड पे भी रख सकते हैं। कंटेंट जो डाले वो सही क्वालिटी का होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए कंटेंट में, कहीं से कंटेंट स्पिन करके नहीं डालना। आप जो कंटेंट डालते हैं उसका जो यूआरएल बनता है उसका यूआरएल कोशिश कीजिए छोटे से छोटा बनाने की, और जो आपका मेटा टाइटल है यानी कि जो आपका टाइटल है और जो उसका मेटा डिस्क्रिप्शन है आपको उसको भी ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। आपको अपने कंटेंट में हेडिंग को यूज करना है, इमेजेस को डालना है कुछ, या वीडियोस डालनी है, ग्राफ्स डालने हैं, उसको यूज कीजिए। आपके पास जो कंटेंट है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट के अंदर एक तो एक्सटर्नल लिंकिंग कीजिए, यानी कि आप किसी को बैकलिंक दीजिए। साथ ही आप अपने 1, 2 या 3 कंटेंट को इंटरलिंक कर सकते हैं। उस इंटरलिंक में आप अपने ही वेबसाइट का पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट में डाल सकते हैं जिससे कोई दूसरा आपके ही पोस्ट को पढ़े। आपको ऑन पेज में जो चेक करने के लिए होता है कि रीडायरेक्ट्स आपने जो यूज किए हैं, अगर यूज किया है तो वो 301 ही हो। अगर आपने गलती से 302 लगाया है या लगा दिया है तो आपकी वेबसाइट पर काफी फर्क हो जाएगा। आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है या जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। तो हम प्रेफर करते हैं 301 यूज करने के लिए, क्योंकि आपने जो भी एक्टिविटीज की हैं इन द पास्ट वो सारा का सारा जो एक्टिविटी का लिंक जूस है वो आपकी वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप 302 लगा देते हैं तो वो लिंक जूस ट्रांसफर नहीं हो। आपको अपनी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है उसको भी ठीक रखना है। आप उसको ठीक किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस होती है उसको इंप्रूव करवा सकते हैं, इमेज के जो साइज होते हैं उसको भी कोशिश कीजिए कम रखिए, अपना जो मोबाइल पेज है उसको भी फ्रेंडली बनाइए। उसको मोबाइल को किस तरीके से मोबाइल पेज को फ्रेंडली बनाएंगे उसके लिए गूगल का एक टूल है मोबाइल फ्रेंडली चेकलिस्ट। आप वहां से उसको चेक करिए कि आपका पेज जो है मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, और आप जो भी कंटेंट डालते हैं उसमें कमेंट मॉडरेशन रखिए और उस कमेंट को मैनुअली मॉडरेट कीजिए। ऑन पेज एसईओ अगर स्टेप बाय स्टेप में बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने कंटेंट को लिखने से पहले तो आप अपना टॉपिक डिसाइड कीजिए कि आप किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं। उसके बाद वेल रिसर्च कंटेंट लिखने के लिए कीवर्ड रिसर्च कीजिए। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए भी आप कई तरीके के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एचआरएफ टूल होगा आप उसको भी यूज कर सकते हैं, आप SEMrush को भी यूज कर सकते हैं, आप keywordtool.io है उसको भी यूज कर सकते हैं, या आप कीवर्ड प्लानर जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है उसको भी यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को
लिखने के लिए। कीवर्ड सेलेक्ट होने के बाद आप, क्योंकि अगर आपकी नई वेबसाइट है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करें, क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड्स पे आप इतनी जल्दी रैंक नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आप अगर फोकस करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं कि आप रैंक कर जाएं। और उसके बाद जब आप कंटेंट लिखें तो उसमें H1, H2, H3 से लेकर H6 तक का यूज कीजिए। बुलेट्स उसमें यूज कीजिए, आप उसके अंदर नंबर बुलेट्स यूज कीजिए। इस तरीके की चीजें अगर आप यूज करते हैं तो इससे चांसेस भी हैं कि आपका जो कंटेंट है वो फीचर स्निपेट में आ जाए। और अपने मेटा टाइटल की लेंथ प्लस आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेटा टाइटल लिखते हैं तो उसकी लेंथ 60 या 65 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो 160 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। आप कोशिश कीजिए उसी के अंडर में रखने की। इमेज डालते हैं तो उसके अंदर आप जो इमेज यूज करते हैं उसको आप चाहे तो जेपीजी भी यूज कर सकते हैं, पीएनजी भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक रिकमेंडेड फॉर्मेट यूज करने के लिए तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको वेब पी फॉर्मेट यूज करने के लिए। एक तरीके का नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट है इमेज का, आप उसको यूज कीजिए। वो लाइट भी होता है और इमेज ऑप्टिमाइज्ड भी होती है। और साथ ही आप अगर इमेज यूज करते हैं तो उसमें ऑल्ट टेक्स्ट डालना मत भूलिएगा। इससे आपके जो कंटेंट का जो इमेज है या जो आपने उसमें इमेजेस यूज की हैं उसको रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आपने इतना सारा कंटेंट, मतलब आपने ऑन पेज एसईओ किया, आपने कंटेंट डाला, कीवर्ड रिसर्च करके सारा का सारा कंटेंट लिखा, उसके बाद आपने कंटेंट पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद आपको अपना जो कंटेंट है उसको गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स भी करवाना है। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल अभी तक सेटअप नहीं किया है तो उसके लिए आपको वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देखकर अपना गूगल सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हैं। वहां पर आपको मैनुअली इंडेक्स की रिक्वेस्ट डालनी है। कंटेंट इंडेक्स होने के बाद आपको उसकी शेयरिंग, बुक मार्किंग या जो भी ऑफ पेज एक्टिविटीज होती हैं उनको करना है। ऑफ पेज एसईओ के लिए मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो निकालने वाला हूं अपनी आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें। अब मेजर क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि हमने ये सारी जो एक्टिविटीज, ऑन पेज एक्टिविटीज की, ऑफ पेज एक्टिविटीज की, उसको करने के बाद हमारा कंटेंट या हमारी वेबसाइट कितने दिन में रैंक होगी या कितना टाइम लेगी हमारी वेबसाइट रैंक होने में। तो जो मैक्सिमम लोग बताते हैं वो बोलते हैं कि आपका कंटेंट एटलीस्ट 3 महीने से लेकर 6 महीने लग जाते हैं आपको एक सही पोजीशन सर्च इंजन में लाने के लिए। अगर आप कोई भी कंटेंट डालते हैं तो उसको एटलीस्ट 3 से 6 महीने लग जाते हैं गूगल पे सही पोजीशन यानी कि टॉप 10 पोजीशन में आने की। अगर उसका वॉल्यूम और उसका कंपटीशन बहुत हाई है तो उसको साल भर भी लग जाते हैं सही तरीके से रैंक करने में। यह हमारी वेबसाइट है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटी परफॉर्म करें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एसईओ सर्विसेज के लिए। और अधिक जानने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती हैं, ऑन पेज एसईओ होता क्या है, इसको करके आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और एसईओ को करके आप अपनी वेबसाइट को कितने दिन के अंदर रैंक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए आप किसी पार्ट पे अटकते हैं या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।